नमस्कार, मेरा नाम डीके पांडे और आप देख रहे हैं कुशीनगर समाचार। उत्तर प्रदेश में चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। सब पार्टियां, सब महारथी बन के अपने अपने सेनापतियों को मैदान में उतार रही हैं। जैसा कि इस समय चुनावी भ्रमण के कार्यक्रम में, चुनावी कवरेज के कार्यक्रम में हम इस समय मौजूद हैं 332 विधानसभा फाजिलनगर में। हमारी मुलाकात इस समय हुई है मनोज सिंह से, कांग्रेस के नेता हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखता है इनके नाम पे मोहर लगती है या नहीं लगती है, ये आगे की बात है। फिलहाल क्षेत्र में ये काफ़ी सक्रिय रूप से इस समय जमे हुए हैं। इनके साथ समर्थकों की भी अच्छी खासी भीड़ है। आइए हम इनका स्वागत करते हैं। स्वागत है श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आपको, कांग्रेस की कितनी संभावनाएं हैं आपकी फाजिलनगर विधानसभा में? कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है, इसलिए कि यहाँ पे लंबे समय से जो जनप्रतिनिधि रहे उनका आम जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रहा। जनता इस बात को लेकर हताश और निराश है। आशा भरी नज़रों से कांग्रेस की तरफ जनता देख रही है। आपके अपनी दावेदारी में कितनी संभावनाएं हैं? पार्टी आपको किस तरह से देख रही है? पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देशों का, पार्टी का जो संदेश है जन जन तक पहुँचाने का और जनता के जन समस्याओं पर संघर्ष करने का जो जिम्मा एक जनप्रतिनिधि के ऊपर होता है, एक कार्यकर्ता के ऊपर होता है, उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया गया। आम जनता के समस्याओं को उठाने का, संघर्ष करने का काम किया गया। ये कुर्सी है, बैठते हैं 2 मिनट। क्या लग रहा है आपको, फाजिलनगर में कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जी जो होनी चाहिए? बहुत सी ऐसी सुविधाओं का अभाव है यहाँ पे जो होनी चाहिए। जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट में अमवा में एक कोल्ड स्टोरेज बना और यहाँ बगल में गांव है उस्मानपुर, जहाँ आलू की एक बहुत बड़ी पैदावार होती है और उस पैदावार को सेफ रखने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट में एक अमवा में आलू फार्म बना, कोल्ड स्टोरेज बना। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार गई वो कोल्ड स्टोरेज में ताला लगा हुआ है, तो जिसके वजह से यहाँ उस्मानपुर में और आसपास जो लोग आलू की खेती करते थे किसान, वो आज आलू की खेती नहीं कर पाते हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी आपके नाम पे मोहर लगाती है और आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, विधायक होते हैं, विधायक बनने के बाद फाजिलनगर की क्या प्राथमिकता है? आप क्या देख रहे हैं कि फाजिलनगर में क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि उस काम को प्राथमिकता जरूर दिया जाएगा जो जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे बघौच मोड़ पे जो ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, नाम उसका ओवरब्रिज भले है लेकिन वहाँ ओवरब्रिज नहीं है। और वहाँ पे एक तरफ डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, जैन मंदिर, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल और वहाँ पे रोज़ लाखों लोगों के आने जाने का क्रम बना रहता है। और नेशनल हाईवे होने के नाते बड़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ आती जाती हैं और असमय तमाम लोग काल के गाल में समा गए घटनाओं की वजह से। तो सबसे पहला काम होगा कि उस पर सदन में बहस होगी और उसका निर्माण कराया जाएगा ताकि वहाँ पे लोगों का आना जाना सदन पे बहस से याद आया, हमारे आंकड़े जैसा बताते हैं, हमने आंकड़े निकाले। आपके वर्तमान में जो विधायक रहे यहाँ के, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के विधायक रहे और उनने पूरे 5 साल में एक भी प्रश्न नहीं किए। ये तो विडंबना है कि जनता जिसको नेता चुनकर भेजती है, सदन में जो बैठता है जाकर, वह एक विधानसभा के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। उनकी आवाज़ को मुखर करने के लिए उसको भेजा जाता है और जनता इस आशय से उनको भेजती है कि हमारे दर्द को, हमारी समस्याओं को इस सदन में उठाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य रहा फाजिलनगर विधानसभा का कि पूरे 5 साल में अगर हमारे विधायक ने अगर एक भी प्रश्न नहीं पूछा, वहाँ आवाज़ मुखर नहीं किया, तो निश्चित उन्होंने आम जनता के सपनों पर कुठाराघात किया है और इसका जनता जवाब देगी। मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, आपका यहाँ फाजिलनगर में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कितना काम हुआ और कितना आप करना चाह रहे हैं? यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है फाजिलनगर में। वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांग्रेस गवर्नमेंट में बनी थी और आज वो खस्ता हाल में है। डॉक्टर वहाँ नहीं बैठते, वहाँ कर्मचारी नहीं है और आम जनता को सुविधाएं न मिल पाने के कारण इनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। तमाम मरीज जो है असमय काल के गाल में समा गए, बेहतर सुविधा न होने की वजह से। आपको मैं बताऊं कि 30 लाख रुपया कोरोना काल में विधायक जी ने अपने कोष से जो है कोरोना मरीजों के लिए और उनकी तमाम सुविधाओं के लिए फंडिंग किया, लेकिन उसका कहीं से कोई काम नहीं हुआ और पुनः पैसा वो उनके खाते में वापस आ गया। ये क्या बताता है कि किसान, गरीब, मजदूर और क्षेत्र के नौजवान अगर किसी प्रकार से चिकित्सा सुविधा लेना चाहते हैं तो उसके लिए शासन सत्ता के द्वारा एक भी पैसा उनके लिए खर्च नहीं किए गए। ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि उनका आम जनता के प्रति कोई मोह नहीं है और निश्चित तौर से यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है। अवसर मिला तो उसको और बेहतर किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में वही हाल है, वही आलम है। आपको मैं बता दूँ कि जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं, जितने भी स्कूल हैं,
उन स्कूलों में बेहतर तरीके से शिक्षा का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र के तमाम नौजवान टेक्निकल शिक्षा न लेने के कारण बेरोजगारी के आलम से जूझ रहे हैं। अगर टेक्निकल शिक्षा का यहाँ पे स्कोप दिया जाए तो निश्चित हमारे क्षेत्र के नौजवानों के लिए एक रोजगार का कुल मिला जुला के यहाँ टेक्निकल शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल शिक्षा अगर जो आती है तो उसमें शिक्षा और रोजगार दोनों में सुधार होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए कहीं आपने देखा है कि कहाँ ऐसा स्थापित हो सके? बहुत जगह है सर, यहाँ फाजिल नगर में स्थापित हो सकता है। फाजिल नगर एक एजुकेशन के लिए एक मध्य सेंटर है, वहाँ पे बच्चों को लिए अगर बनाया जाए व्यवस्था तो ये व्यवस्था हो सकती है यहाँ पे। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, किसानों के लिए एक अपने ओर से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस सरकार में नहर बनी, ये पूरा आम आवाम जानता है, ये जनता जानती है, और उन नहरों से सिंचाई लोग नहीं कर पाते हैं। अभी रबी की फसल के लिए सिंचाई का मामला था, लोगों ने पंपिंग सेट चला कर किया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इस चैनल के माध्यम से बताना भी चाह रहा हूं, शासन से प्रश्न करता हूं कि आखिर नहर के होने के बावजूद भी अगर पंपिंग सेट से किसानों को सिंचाई करना पड़े तो फिर किसानों के प्रति उनकी क्या योजनाएं हैं? तो जो कांग्रेस ने नहर बनाया उसमें पानी तक नहीं छोड़ पा रहे हैं ये लोग। और दूसरी फिर सिंचाई की आवश्यकता पड़ी, फिर इस समय वर्तमान में नहरों में पानी नहीं है, उसकी सिंचाई की व्यवस्था पुनः जो है लोगों को अपनी पंपिंग सेट से करना पड़ेगा। 50-55 रुपया डीजल पर जो लोग पंपिंग सेट चलाकर अपने खेतों की सिंचाई करते थे, आज वहाँ पे उनको 100 रुपया डीजल लगाकर सिंचाई करना पड़ रहा है, जबकि गेहूं और धान का रेट नहीं बढ़ा, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, तो किसान घाटे में जा रहा है। और अपना पीठ थपथपाते हुए सरकार कह रही है कि हम किसानों का आय दोगुना कर रहे हैं। ये कोरा झूठ है, बिल्कुल झूठ है। नहीं तो किसानों के लिए तो वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, कृषि वो खेती वाला 2000 रुपये दे रहे हैं, तो उस पर बड़ा घमंड है, किसान भी खुश है। उनको तो देना ही पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा कि जब किसानों का घाटा लगेगा खेती में, सांड छुट्टा घूम रहे हैं खेतों में, नीलगायें घूम रही हैं, लोगों का नुकसान हो रहा है, तो जब उनके घर राशन नहीं आएगा तो सरकार को तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता मर जाएगी, बिना खाए भूखे मर जाएगी। नमक देना पड़ रहा है। आपको खूब अच्छी तरह की जानकारी है कि किसी भी धर्म में व्यक्ति कितना ही गरीब हो जाए, कंगाल हो जाए, लेकिन ना नमक उधार मांगता है ना फ्री लेता है, लेकिन उसको नमक तक देना पड़ रहा है और मजबूर है जनता लेने के लिए। अब इससे ज़्यादा बुरा दिन क्या हो सकता है? मैं कहना चाहूँगा कि आज के डेट में किसी से पूछ लीजिए, जनता जनार्दन यहाँ खड़ी है, कि धान की बिक्री किसी का हुआ है क्या MSP पर? पूछिए किसी से, किसी का 1200 रुपये देखिए आवाज़ आ रही है। सरकार 1900 कुछ रुपया कह रही है कि हम लोगों का जो है समर्थन मूल्य दे रहे हैं, लेकिन किसी भी सेंटर पर नहीं बिक रहा है। यहीं भटई में सेंटर था, चला ही नहीं, तो लोग इधर उधर सेंटरों पर अपना दौड़े हैं, लेकिन कहीं से उनको उसका लाभ नहीं मिल पाया है। मजबूर में लोग 1100-1200 रुपया पर अपना धान बेचने को मजबूर हुए हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि यह कृषि वाला बेल्ट है, इस क्षेत्र में लोग किसानी पर निर्भर हैं, और जिनका धान गेहूं और गन्ने में नुकसान होता हो, उनके घर की पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और तमाम उनके घर की सुविधाएं आखिर कैसे मेंटेन होगी? तो जब भूखमरी की कगार पर जनता आएगी तो सरकार को राशन तो देना ही पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ मनोज सिंह, 332 विधानसभा फाजिल नगर से, जो कांग्रेस की दावेदारी कर रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस टिकट देती है इनको, तो ये यहाँ बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे। अगले उम्मीदवार अगले विधानसभा के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। सहयोगी विकास श्रीवास्तव, कैमरामैन पंकज के साथ मैं DK पांडे, नमस्कार।